हेलो दोस्तों, रियल हॉरर स्टोरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो जाकर हमारे दूसरे वीडियोस को भी ज़रूर देखें, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। दोस्तों, आज की जो घटना है वो हमारे एक सब्सक्राइबर अनिल पांडे जी ने हमारे साथ शेयर की थी। घटना करीब 35 साल पुरानी है, सन 1990 की। तो आइए घटना सुनते हैं अनिल पांडे जी की जुबानी। दोस्तों, ये बात करीब 35 साल पुरानी है, जब हम लोग गांव में रहा करते थे। गांव में उस समय सोच जाने के लिए घर में सुविधाएं नहीं होती थी, यानी कि टॉयलेट वगैरह घर में नहीं होती थी। तो अगर किसी को फ्रेश होने या शौच के लिए जाना पड़ता था तो वो घर से दूर खेतों में ही जाना पड़ता था। इसीलिए ज़्यादातर घर के लोग, महिलाएं और पुरुष दोनों ही, शाम ढलने से पहले नित्य कर्मों को कर लिया करते थे। इस तरह के क्रियाक्रम को करने के लिए लोग अधिकतर खेत, बाड़ी, इस तरह के सुगम जगहों पर ही जाया करते थे। एक रात की बात है, घर के सभी सदस्य रात में सो रहे थे। करीब रात के 1 बजे मेरी माता जी को सोच जाने की ज़रूरत महसूस हुई। लगभग रात के 1 बजे का समय था तो माता जी ने घर के पीछे ही बाड़ी के पास गए और वहीं फ्रेश होने के लिए बैठ गए। सोच से फ्री होने के बाद मेरी माता जी क्या देखती हैं कि वहाँ पर एक बहुत विशाल जानवर बैठा हुआ है, जिसे देखकर मेरी माता जी ने यह जानने की जिज्ञासा हुई कि यह कौन सा जानवर है। चांदनी रात का समय था। वह जानवर पूरा सफ़ेद दूधिया था, कलर का था। मेरी माता जी को यह जिज्ञासा थी कि इतना बड़ा और इतना सफ़ेद जानवर कौन सा है। धीरे धीरे मेरी माता जी उसके पास जाती है, पर उसके पास जाने के बाद ही मेरी माता जी के होश उड़ गए, क्योंकि वह कोई जानवर नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, जो कि जानवर का रूप लेकर वहाँ बैठी हुई थी। यह सब देखकर मेरी माता जी के तो होश उड़ गए, मगर न जाने क्यों उस चुड़ैल ने मेरे माता जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर यह देखकर कि वह चुड़ैल मेरी माता जी के सामने है, मेरी माता जी बहुत बुरी तरह से घबरा गई। उन्हें लगा कि शायद आज उनके प्राण नहीं बचेंगे, मगर न जाने क्या बात हुई कि वह चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। बड़ी मुश्किल से अपने होश को संभाल कर मेरी माता जी भी घबराते घबराते अपने घर वापस चली गई। पूरी रात उन्हें वही चुड़ैल बार बार दिखती रही, जिसके कारण मेरी माता जी की तबीयत लगभग 15 दिनों तक काफ़ी खराब रही। काफ़ी झाड़ फूँक कराने के बाद भी उनमें बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत सुधार आ पाया। अब रातों को कई बार मेरी माता जी घर से गायब रहती है। ढूंढने पर मेरी माता जी वहीं बाड़ी के पास ही कभी बेहोश तो कभी बेसुध हालत में मिला करती। घटना के बारे में जब गांव के बड़े बुजुर्गों को पता चला तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर एक चुड़ैल रहती है, जो कि पूरी रात ऐसे ही लोगों को परेशान किया करती है। माता जी से पहले भी वह चुड़ैल कई लोगों को दिखी है, जिसमें से भय के कारण किसी एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो चुकी है। एक रात फिर इसी तरह माता जी रात लगभग 1 से 2 के बीच में घर से गायब हो गई। जब मेरे पिताजी रात को पानी पीने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि माता जी घर में नहीं है। वह काफ़ी घबरा गए, चिंतित थे, मगर उन्हें पता था कि वो कहाँ मिलेंगी। पिताजी सीधे वहाँ से निकलकर रात को बाड़ी के पास गए। पिताजी ने वहाँ देखा कि माता जी वहाँ खड़ी होकर किसी और एक स्त्री से बात कर रही हैं, जो कि सफ़ेद साड़ी पहनी हुई है। यह देखकर मेरे पिताजी समझ गए कि हो न हो इस पर उस चुड़ैल का साया आ चुका है। जैसे ही मेरे पिताजी मेरी माता जी के पास पहुँचने लगे,
वह चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। बेसुध हुई मेरी माताजी को लेकर मेरे पिताजी वहाँ से घर आ गए। अब समस्या काफ़ी बढ़ चुकी थी, इसलिए पिताजी ने गांव के ही बड़े बुजुर्गों से इसका कोई उपाय पूछा। गांव के ही बुजुर्गों ने अपने गांव से करीब 3 कोस दूर एक बाबा के बारे में बताया, जो कि काफ़ी पहुँचे हुए थे। मेरी माताजी को जब उनके पास लेके गए तो उन्होंने सारी घटना सुनने के बाद बताया कि उस रात जब ये स्त्री वहाँ पर शौच के लिए गई थी, तब उस चुड़ैल ने इसको अपने भयानक दर्शन दिए। वह इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाई, क्योंकि आप लोगों के कुल देवता भी आपके घर के आसपास ही पहरा देते हैं, मगर वह इसे उस पर कब्जा करने से नहीं रोक पाए। कुल देवताओं ने आपकी माताजी की जान तो बचा ली थी। उन्हीं बाबा ने मेरी माताजी को और पिताजी को अगले 13 दिनों तक वहीं बाड़ी के पास दिया जलाने और कुछ मिठाइयाँ रखकर आने के लिए कहा, और एक तावीज़ दिया जो कि मेरी माताजी को हमेशा अपने साथ रखना था। दोस्तों, जैसा उन महात्मा जी ने कहा था, मेरे माताजी पिताजी ने रात लगभग 12 से 1 के बीच लगातार 13 दिनों तक वहाँ दिया जलाया बाड़ी के पास और मिठाइयाँ रखी। धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी और लगभग 13 दिन बाद मेरी माताजी को यह एहसास होने लगा कि अब वह पूरी तरह ठीक हो गई हैं। दोस्तों, आज मेरी माताजी पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उन्हें किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है, मगर ये भयानक यादें आज भी उन्हें कभी कभी रात में काफ़ी डरा देती हैं। कभी कभी आज भी वह रात में सपने में डर कर उठ जाती हैं। रात में अब वह अपने परिवार वालों को इस तरह के कभी सोच के लिए बाड़ी के पास नहीं जाने की सलाह देती हैं। दोस्तों, अब जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह हमारे एक सब्सक्राइबर अनिकेत पाठक जी ने हमारे साथ शेयर की है। यह हादसा अनिकेत पाठक जी के साथ ही हुआ था। तो आगे सुनते हैं अनिकेत पाठक जी के साथ जो हादसा हुआ था अनिकेत पाठक जी की ज़ुबानी। दोस्तों, मेरा नाम अनिकेत पाठक है। मैं पहले अपने बारे में बता दूं कि मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मेरी पोस्टिंग दिल्ली में ही एक कंपनी में हुई है। यह काम करते करते मुझे लगभग 3 साल का समय हो चुका है। मेरी कंपनी मैकेनिकल ब्रेकडाउन्स में डील करती है। लगभग पिछले 3 महीने से मुझे भी अब इस लायक समझा जाने लगा है कि मैं खुद प्रोजेक्ट डील कर सकता हूँ। इस बात से अभी पिछले काफ़ी दिन से मैं काफ़ी उत्साहित था, मगर इस सिलसिले में मुझे शहर से कई जगहों पर ट्रैवल करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि टाइमिंग ट्रैवलिंग का इतना ऑड होता है कि शाम के समय हमें पता चलता है कि किसी फैक्ट्री में कोई ब्रेकडाउन हो गया है। किसी भी फैक्ट्री का ब्रेकडाउन अगर काफ़ी लंबे समय तक रहे, काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसीलिए इस तरह की कॉल्स पर हमें काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, और कई बार ऐसा होता है कि हमें रात भर भी ट्रैवल करके उन फैक्ट्रियों तक पहुंचना पड़ता है और मैकेनिकल जो भी ब्रेकडाउन हुआ होता है उसको ठीक करना पड़ता है। वैसे ये सब मेरी जॉब का पार्ट है, तो मुझे इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं, और वैसे भी ट्रैवलिंग में काफ़ी इन्जॉय करता था। दोस्तों, इसी तरह की एक कंप्लेंट हमें उत्तराखंड की एक कंपनी से मिली थी। कंप्लेंट लगभग शाम के 4 बजे हमें मिली। मुझे उसी रात शाम 5 बजे वहाँ उत्तराखंड के लिए निकलना पड़ा, क्योंकि इमरजेंसी थी। कंपनी भी एक रिमोट लोकेशन पे थी, तो अगर मैं जितना लेट जाता या अगली सुबह निकलता तो वहाँ का ब्रेकडाउन ठीक भी थोड़ा लेट होता और उस कंपनी को काफ़ी नुकसान होता, जो कि हमारी काफ़ी पुरानी क्लाइंट थी, और मैं नहीं चाहता था कि हमारी रेपुटेशन को किसी तरह का भी लॉस हो और हमारे क्लाइंट को कोई फाइनेंशियल लॉस हो। दोस्तों, दिल्ली का ट्रैफिक आप लोग जानते हैं। लगभग 5 बजे मैं अपने ऑफिस से निकला। दिल्ली पार करते करते ही मुझे लगभग 7 बज चुका था।
जैसे ही दिल्ली के ट्रैफिक से मैं सुनसान हाईवे पर आया, मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार काफ़ी बढ़ा दी। कंपनी के लोग भी वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे थे। मेरा एस्टिमेटेड टाइम था कि शायद मैं रात 11 बजे तक कंपनी तक पहुँच जाऊँ। दोस्तों, उत्तराखंड का रास्ता काफ़ी खूबसूरत है, मगर पहाड़ियों का रास्ता काफ़ी खतरनाक भी है। सुनसान पहाड़ियाँ और घने जंगल, उत्तराखंड में यही सब रात के समय देखने मिलता है। रात के समय इन रास्तों पर ट्रैफिक भी काफ़ी कम हो जाता है। मुझे ड्राइव करते करते काफ़ी समय हो गया था और दिल्ली से ट्रैफिक में निकलने के कारण मेरे 2 घंटे भी वहाँ ख़राब हो गए थे। तो मैं वैसे भी अपने समय से 2 घंटे लेट ही चल रहा था। मतलब अब जो मेरा 11 बजे पहुँचने का टाइम था, लगभग मुझे 1 बजने वाला था। गाड़ी ड्राइव करते करते मुझे 6 घंटे हो चुके थे। रात का लगभग 11 बज चुका था। मैं काफ़ी थक चुका था। इस समय मैं एक जंगल से गुजर रहा था। मैं जल्दी से जल्दी इस भूतिया जंगल को पार कर लेना चाहता था, लेकिन जंगल का ये सुनसान रास्ता ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इस जंगल को पार करके ही मुझे उस फैक्ट्री में इंस्पेक्शन के लिए पहुंचना था। फैक्ट्री के कुछ वर्कर्स और वहाँ के मैनेजर मिस्टर सहाय मेरा वेट कर रहे थे। वो बार बार मुझे फ़ोन लगा रहे थे। हालांकि इस घने जंगल में भी नेटवर्क नहीं आ रहा था, तो काफ़ी देर से मेरी सहाय साहब से बात नहीं हुई थी। वैसे भी मशीन की कमी समझकर मैं वापस रात में ही अपने घर दिल्ली आना चाहता था। मैं अपनी धुन में काफ़ी तेज़ गाड़ी चला रहा था। रास्ता काफ़ी सुनसान था और घनी काली रात में सिर्फ मेरी गाड़ी की लाइट ही उस रास्ते को रोशन कर रही थी। तभी मेरी नज़र अचानक सामने गई तो एक लड़की अपना हाथ हिला रही थी। उसकी सफ़ेद साड़ी का बल्ब हवा में लहरा रहा था। मैंने डर के कारण गाड़ी वहीं रोक दी। देखने में वह लड़की बहुत खूबसूरत थी। मेरी विंडो के पास आकर उस लड़की ने मुझसे कहा, सॉरी, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकेंगे? जवाब में मैंने कहा, मैडम, इस जंगल में आप कहाँ से आ गई अचानक? डराने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। असल में मेरी कार काफ़ी दूर पर ख़राब हो गई है और मैं रास्ता भूलकर जंगल के अंदर मुड़ गई। बड़ी मुश्किल से यह रास्ता मिला है। बस आप मुझे जंगल के पार की फैक्ट्री के पास छोड़ दीजिएगा, उसी के पास मुझे जाना है। दोस्तों, मैं भी फैक्ट्री तक जा ही रहा था। मैंने सोचा सुनसान रात में मैं इस लड़की की मदद कर देता हूँ। मैंने कार का दरवाज़ा खोल दिया। लड़की मेरे पास आकर बैठ गई और मैं ड्राइव करने लगा। कुछ देर तक हम दोनों चुप बैठे रहे। फिर मैंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम रेशमा बताया और वो शहर में पढ़ती है, ऐसा उसने मुझे कहा। कॉलेज की छुट्टियां हुई थी तो वह घर जा रही थी। बातें करते करते अब फैक्ट्री का गेट दिखाई देने लगा। रेशमा ने कहा कि मैं उसे यहीं उतार दूं, आगे वो खुद चली जाएगी। लेकिन मेरा उसे यूं छोड़ देने का मन ही नहीं कर रहा था, तो मैंने कहा मैं उसे छोड़ दूंगा। पहले तो उसने मना किया, फिर उसने बाईं तरफ के रास्ते पर मोड़ने के लिए कहा। हम थोड़ी देर तक चलते रहे। फिर सामने एक घर दिखाई दिया। रेशमा मुझे उस घर के अंदर ले गई। मुझे कमरे में बैठाकर वो पानी लेने चली गई। थोड़ी देर बाद रेशमा पानी लेकर वापस आई। मैंने उससे पूछा, घर के बाकी लोग कहाँ हैं? रेशमा ने जवाब दिया, सब सो गए हैं। यह बात मुझे थोड़ी अजीब ज़रूर लगी, मगर मुझे क्या। मैं उठ के खड़ा हुआ और मैंने कहा, अच्छा चलता हूँ, फिर कब मिलेंगे? रेशमा ने कहा, पता नहीं। तब मैंने उसे कहा कि तुम अपना मुझे नंबर तो दो, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। रेशमा ने कहा, मैं फ़ोन नहीं रखती, कभी इधर आए तो ज़रूर मिलूंगी। मैं बाहर आकर अपनी कार में बैठा तो मुझे याद आया कि वो तो यहाँ रहती नहीं है, लेकिन तब तक मैं कार लेकर आगे बढ़ चुका था। फैक्ट्री में सभी मेरा वेट कर रहे थे। मैंने पहुँचते ही तुरंत इंस्पेक्शन शुरू किया। काफ़ी देर हो गई थी,
करीब रात का 2:30 बज चुका था। मैनेजर साया साहब ने मुझसे पूछा, आप कहाँ रह गए थे, काफ़ी लेट हो गए। मैंने उन्हें रेशमा के बारे में बताया। फैक्ट्री के 2 मजदूर भी वहां खड़े थे। सभी के चेहरे पर अजीब सा आतंक देखा। थोड़ी देर के लिए तो किसी के मुंह से आवाज तक नहीं निकली। फिर सहाय जी ने कहा कि आज हम सब यही फैक्ट्री पर रुकेंगे, कोई इस फैक्ट्री से अब बाहर नहीं जाएगा। मैंने उन्हें बताया कि मुझे रात को ही निकलकर सुबह दिल्ली वापस पहुंचना है। मगर सहाय साहब, वो मजदूर बिल्कुल अड़ गए। रात को मुझे पता चला कि जिस लड़की को मैंने रात में जंगल में लिफ्ट दी थी वो 2 साल पहले ही मर चुकी थी। यह सुनकर मेरे होश उड़ गए। डर से मेरी शर्ट भीग चुकी थी पसीने के कारण। सहाय सर ने बताया कि इसी जंगल में उसकी कार खराब हो गई थी और किसी ने उसका रेप करके उसकी हत्या कर दी थी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था क्योंकि मैं उसके घर भी गया था। सहाय साहब और मजदूर रात भर भगवान का भजन करते रहे। रात भर हम में से कोई नहीं सोया। सुबह हम बाहर निकले तो मैंने उसी रास्ते पर गाड़ी रोकी ताकि मैं उन्हें उस लड़की का घर दिखा सकूं, लेकिन सामने सिर्फ कब्रिस्तान का सन्नाटा मुझे घूर रहा था। तभी सहाय साहब ने कहा, निकेत बाबू, आपके भाग्य अच्छे थे कि आप बच गए। यहाँ साल की इसी रात को किसी न किसी की लाश मिलती है। दोस्तों, मेरा दिमाग घूम रहा था और मैं वहीं सीट पर ही बेहोश हो गया था। किसी तरह सहाय जी मुझे नज़दीकी हॉस्पिटल ले गए। अस्पताल में 2 दिन उपचार के बाद मुझे घर भेज दिया गया। दोस्तों, इस हादसे के बाद मैं रात में कहीं भी सफ़र करना अवॉइड करता हूँ जब तक कि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो, खासकर सुनसान या जंगल के रास्ते से। तो दोस्तों, ये थी हमारी दूसरी घटना। ऐसी और सच्ची डरावनी घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर।